अभी जो हम इस टाइम करंटली कर रहे हैं फिलोसफर, ही इज़ अ रोमन फिलोसफर, प्लोटाइनस भी बोल देते हैं इसको। प्लोटिनस एंड प्लोटाइनस आर सेम। सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके। तो ये प्लोटिनस जो था रोमन पीरियड से था एक तो रिलेटेड, और इसको कहा जाता था, जैसे जो हमने पहले की क्लासिकल फिलोसफर्स की कैटेगरी में रखा जाता था, तो इसको कहा जाता था हेलेनिस्टिक फिलोसफर, क्योंकि ये ग्रीक पीरियड के लगभग एंड में ही आया था। हेलेनिस्टिक फिलोसफर बोला जाता था इसको। इसकी हमने नियो प्लेटोनिज्म, लाइफ और राइटिंग्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ हमने कल थोड़ा थोड़ा कवर किया था। इसका ये वाला पॉइंट नहीं किया था कल हमने, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लॉटिनस मेटाफिजिक्स, ये आज करेंगे। इसके इसने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो प्लॉटिनस जिस पीरियड से बिलोंग करता था, 3rd सेंचुरी से, है ना, 3rd सेंचुरी के जो मिड तक फिलॉसफी के वर्ल्ड में दो तरह के कैटेगरीज इमर्ज हो गई थी। 2 तरह के, कौन कौन से 2 तरह के वाद खड़े हो गए थे, कल भी बताया था, जो थे, जिसमें से फर्स्ट था प्लेटोनिज्म। प्लेटोनिज्म मीन्स उन लोगों का वर्ग जो कि प्लेटो को फॉलो करते थे। प्लेटो ने जो भी थ्योरी, प्रिंसिपल्स, अपने जो भी थॉट्स दिए, उनमें पूरे तरीके से विश्वास रखने वाले, उनको फॉलो करने वाले जो थे वो प्लेटोनिस्ट कहलाए। और दूसरा, ये प्लेटोवादी हुए। और दूसरा एंटी प्लेटोनिस्ट। एंटी प्लेटोनिज्म क्या, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम था जो प्लेटो की आलोचना करते थे, ठीक है, इसके क्रिटिसिज्म में बोलते थे प्लेटो के बातों को। अब प्लेटोनिज्म में मेन क्या था, एक तो वो आइडियलिज्म में विश्वास रखता था, है ना, और सबसे ज़्यादा जो मेन बात थी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी किस बात की थी, जो उसकी मेटाफिजिक्स की बातें करते थे, है ना। अब प्लॉटिनस जो हम कर रहे हैं इस टाइम करंट टॉपिक, वो भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि उसने भी अपने मेटाफिजिक्स के जो मेन प्रिंसिपल्स दिए, दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। और कल भी बताया था, ये कल के लेक्चर में, कि प्लॉटिनस ने क्या किया, उसने प्लेटो की जो भी थ्योरी थी उसको उसने डिफेंड किया, क्योंकि उसके टाइम के फिलॉसफी का जो वर्ल्ड था, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसमें प्लेटो की बहुत आलोचना हो रही थी, है ना, उसके बातों के ऊपर उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। तो उन सब चीज़ों को उसने डिफेंड किया, उसने अपने रीज़न दिए, प्लेटो की थ्योरी को अपने वर्ड्स में और डिफाइन करके और ज़्यादा और व्यापक बना के उसी चीज़ को उसने अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट किया। वो देखते हैं कैसे। प्लेटोनिस्ट जो मानते थे वो कहते थे कि सोल में विश्वास रखते थे वो, स्पिरिट में, कि आत्मा होती है ऐसी कोई चीज़। ये चीज़ तो हम आज के टाइम में भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा होती है ना, सोल एग्जिस्ट करती है। और जो ये प्लेटोनिस्ट मानते थे सोल एग्जिस्ट करती है, तो साथ के साथ इसी से ही एक दूसरा, इसी का कोसिक्वेंस निकलता है कि री इनकारनेशन भी होता है। री इनकारनेशन मीन्स पुनर्जन्म, कि सो वही इमोर्टल होती है, अमर, और ये जो है पुनर्जन्म लेती रहती है अलग अलग बॉडीज़ में। तो इस वजह से जो हम इस वर्ल्ड में देखते हैं चीज़ें, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो जो सच्चाई है, जो अंतिम सच्चाई है, वो यहाँ पे नहीं है, वो किसी और वर्ल्ड में है। और ये इनके बिलीव्स थे। गॉड होता है, एक गॉड होता है, कोई एंजल होता है ना, आइडियाज़ की ज़्यादा वैल्यू है ओवर द मैटर,
सोल्स होती हैं, इन सब का कंसेप्ट प्लेटोनिज्म में माना गया। एंटी प्लेटोनिस्ट दूसरी जगह नहीं मानते थे कि सोल जैसी कोई चीज़ होती है, वो पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं रखते और कहते हैं कि रियलिटी कहीं और नहीं, जो जो इस वर्ल्ड में रह रहे हैं हम इसी वर्ल्ड के अंदर है, ठीक है। जो जो भी होना है वो इसी वर्ल्ड में होना है, और जो भी सच्चाई है हमारे से रिलेटेड अंतिम सच्चाई, वो हमें कोई अलग अलग जन्म नहीं होने वाला, इसी में ही है। सिर्फ हम एक क्या है, एक बायोलॉजिकल बैलेंस है, हम सोल नहीं है, हम बॉडी ही हैं। और हमारे ये सांसों का, ब्लड्स का अंदर ये बायोलॉजिकल एक सिस्टम बना हुआ है, और जिस दिन ये सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा तो हम नहीं रहेंगे, वो एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो रियलिटी है वो इसी वर्ल्ड में लाई करती है। ये एंटी प्लेटोनिस्ट के कंसेप्ट क्या हैं कि पैसा, प्रॉपर्टी, है ना, क्योंकि जो भी सच्चाई है वो इसी में ही है, इसके अलावा और कोई वर्ल्ड है ही नहीं। तो ये जो दो बिल्कुल ही कंट्राडिक्टरी, बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग अलग जो विचारधाराएं थी, इन दोनों के बीच में प्लॉटिनस आया। इसने क्या किया, इसने एंटी प्लेटोनिस्ट जो बोल रहे थे उनके उनके पॉइंट को समझा, ठीक है। जो भी एंटी प्लेटोनिस्ट अपना तर्क दे रहे थे उसको समझा, और फिर प्लेटो को उसने डिफेंड किया कि असल में प्लेटो का मतलब ये था। उसने क्या किया, जो भी उसने कहा, प्लेटो ने जो भी थ्योरी दी है, जिस भी तरीके की थ्योरी दी है वो बिल्कुल ठीक दी है, ठीक है। उसने अपने आप को एक प्लेटोनिस्ट ही माना, हालांकि प्लॉटिनस से नियो प्लेटोनिज्म स्टार्ट हुआ, नव प्लेटोवाद। उसने अपने इनेड्स में भी, इनेड्स उसकी बुक्स का सेट है, 9 बुक्स का एक सेट इनेड कहलाया। उसने अपने इनेड्स में भी 2 काम किए मेन। एक तो कि जो प्लेटो की थ्योरीज को गलत समझा जा रहा था, मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा था, उसको उसने एक्सप्लोर किया, ठीक है, कि एक्चुअली प्लेटो का मतलब क्या था किसी भी स्टेटमेंट को देने का। उसको अगर मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था तो उसने प्लेटो को डिफेंड किया उस जगह। तो जो ये अलग वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बारे में, इससे रिलेटेड 3 कंसेप्ट बताए प्लॉटिनस ने, द वन, द इंटेलेक्ट एंड द सोल। द वन, द इंटेलेक्ट एंड द सोल। यहाँ पे इंटेलेक्ट को माइंड भी बोल देते हैं, ठीक है, इसकी जगह माइंड वर्ड भी आ जाता है। तो इसमें से जो ये द वन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ों का सार द वन को माना है। ये बहुत ज़्यादा डीप इसमें कंसेप्ट है, अलग अलग जगह पे अगर हम इसका रेफरेंस देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि ये द वन क्या है। बेसिकली इसने प्लेटो की जो सोल की एग्जिस्टेंस है उसको जस्टिफाई किया है। तो वन क्या है, वन को डिफाइन किया इसने, वननेस कोई यूनिटी है, कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में है और उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक यूनिटी है, एक यूनिट है कोई, वो है क्या, बहुत ही डीप कंसेप्ट है ये। उसने ये बोला कि जो भी रियलिटी है, जिसको हम रियलिटी मानते हैं या रियलिटी है, तो वो इस यूनिटी से, इस वननेस से स्टार्ट होती है। और ये ऐसी एक चीज़ है जो कि सिंपल है और ज़्यादा जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि अगर हम इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है ना, एक छोटा सा हिस्सा है, इस यूनिवर्स के कितने पार्ट्स किए जा सकते हैं, है ना। इस यूनिवर्स में पता नहीं कितने सारे सौर मंडल हैं, एक उनमें से एक सौर मंडल के अंदर हम रह रहे हैं, है ना। बहुत सारे इस सौरमंडल में प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट में एक प्लैनेट है हमारी अर्थ, उस अर्थ के अंदर कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना, कितने सारे सागर हैं। तो उस कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर,
है ना, इंडिया के अंदर, ये हम डिवाइड करते जा रहे हैं पूरे यूनिवर्स को, है ना, डिवाइड करके पूरी, फिर कंट्री को भी आगे स्टेट्स में डिवाइड कर लिया, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट्स पे आ गए, है ना, डिस्ट्रिक्ट से आगे और हमारी जो लोकेलिटीज़ हैं उसमें बांट दिया, वहाँ पे भी कितनी सारी फैमिलीज रह रही हैं, अपने घरों में रह रही हैं, फिर उसमें कितने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, और फिर उनमें से हम एक हैं। आगे हमारे भी अब आगे टुकड़े हो सकते हैं अगर बायोलॉजिकल ढंग से देखें तो, है ना, हमारे अंदर कितने सारे सेल्स हैं, तो शायद एक सेल वो सबसे छोटी यूनिटी होगी जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये एक एग्जाम्पल है। असल में वन है क्या, इसकी ठीक से कोई डेफिनेशन है भी नहीं, बट कोई एक ऐसी चीज़ है कि उसको आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। हम हर एक चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे टीवी को भी डिवाइड कर सकते हैं ना, टीवी को अगर इसको डिसेंबल कर दिया जाए तो इसके पुर्जे निकल आएंगे, तो इसमें कोई ना कोई एक ऐसा छोटा पुर्जा तो होगा जो आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो वो इनडिविजिबल है। वन इज़ प्योर गुडनेस, इट इज़ रिलेटेड टू गुडनेस, और ये वो है जो सोर्स है सारी चीज़ों का, इसी से सारी चीज़ें जो है वो इमर्ज हो रही हैं। जैसे कि अब जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो इस वन की वजह से एग्जिस्ट कर रही हैं। अब चाहे वो कोई फिज़िकल चीज़ है या नॉन फिज़िकल चीज़ है, फिज़िकल चीज़ या फिर नॉन फिज़िकल जैसे कि हमारे थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी, और ऐसी चीज़ें भी जिनकी एक फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको हम अपनी सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का सोर्स क्या है, ये एक वन है। जैसे कि एक पेड़ का सोर्स क्या होता है, उसमें लगता है ना, मिट्टी में लगता है, ज़मीन में, तो वो ज़मीन सोर्स हुआ। इस तरीके से ये वन कोई ऐसी चीज़ है एक जो सारी चीज़ों का स्रोत है, इसी से सारी चीज़ें इमर्ज हो रही हैं। अब ये सारी अगर हम ट्रेड्स देखें, किस चीज़ में हो सकते हैं इतने सारे ट्रेड्स, किस चीज़ में हो सकते हैं सारे ट्रेड्स की रियलिटी इसी से स्टार्ट हो रही है, सारी चीज़ें, है ना, सारी चीज़ों का सोर्स ये है, इट इज़ ऑल अबाउट गुडनेस, इसको और ज़्यादा डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके की चीज़ें लगता है हमें कि शायद भगवान से रिलेटेड है ना, कि क्या ये वन गॉड है, नहीं, प्लॉटिनस ने बोला है कि ये गॉड भी नहीं है, हालांकि सारी चीज़ें इसमें पावरफुल है, गॉड गुडनेस से रिलेटेड है ना, ये सारी चीज़ें हैं, बट प्लॉटिनस ने बोला है कि वो गॉड भी नहीं है। जो तीन कंसेप्ट हैं इसमें, द वन तो ये हो गया, वन इंटेलेक्ट एंड द सोल, सेकंड थिंग है इंटेलेक्ट, और थर्ड है सोल। इंटेलेक्ट को यहाँ पे डिवाइन माइंड भी बोल देते हैं, इस तरीके से लाई कर रही है, ठीक है। वन सबसे छोटी सी चीज़ है जो सबका सेंटर है, इससे बाकी सारी चीज़ें जो है इमर्ज हो रही हैं। इंटेलेक्ट दूसरी चीज़ है, डिवाइन माइंड, और थर्ड नंबर पे आती है सोल। और इस तरीके से इसने विजुलाइज किया है, इस तरह से विजुलाइज किया है वन, इंटेलेक्ट, ये इंटेलेक्ट ही है, डिवाइन माइंड इंटेलेक्ट, और सोल। इंटेलेक्ट बोलते हैं बुद्धि को, यानी कि हमें माइंड के लेवल पे जो चीज़ें समझ में आती हैं, हमें माइंड के लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें समझ में आती हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, हम, है ना, ह्यूमंस, आसपास के हमारे एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें, नेचर, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं ना, एक बेसिक से लेवल पे हमारी बुद्धि को, इंटेलेक्ट को, माइंड को जो समझ में आती हैं वो सारी चीज़ें। और उसके बाद एग्जिस्ट करती है हमारी सोल, वैसी सोल जिसका जो है मेंशन प्लेटो करता है कि वही सोल जो बार बार जन्म लेती है, और इस तरह की चीज़ें। तो ये जो वन है ये सारी चीज़ों के कोर है ना, इस हर एक का जो हार्ट है हर चीज़ का, वो ये वन है, क्योंकि इसमें से ही सारी चीज़ें निकल रही हैं। अब ये जो तीन कंसेप्ट बताए हैं इसने, वन, इंटेलेक्ट और सोल,
ये कुछ कुछ मेल काफ़ी चीज़ों से खाता है। एक तो क्रिश्चियन से रिलेटेड है एक कंसेप्ट, द होली ट्राइनिटी। द होली ट्राइनिटी, ये आज आपका होमवर्क है, आप खुद देखोगे क्या होता है ये द होली ट्राइनिटी। ठीक है, और एक और चीज़ दूंगी तुम्हें घर से करने को। मैम ये तो पेंटिंग है। हाँ नहीं, पेंटिंग, वैसे पेंटिंग का नाम भी रख दिया ये, बट पेंटिंग करके सर्च मत करना है इसको, द होली ट्राइनिटी करके करना बस। ठीक है, ओके मैम। होली ट्राइनिटी ये एक बिलीफ सिस्टम ही है, जैसे प्लेटोनिज्म, आइडलिज्म, ये इस तरीके की चीज़ें हैं कि उसमें भी 3 चीज़ों की बात कही है, तो वो देखना क्या है ये। तो जिस वन की इसने बात करी है, जैसे हमारे भारतीय दर्शन में भी इससे रिलेटेड मिलता है, क्योंकि वो भी एक की बात करते हैं ना, कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी की पूरी जो वसुधा है हमारी पृथ्वी, वो एक फैमिली की तरह है, एकता की बात करते हैं। और एक वेदांत है, वो अद्वैत की बात करते हैं, अद्वैतवाद की। अद्वैत मीन्स अद्वैत, द्वै मीन्स दो, तो दो जैसी कोई चीज़ लाई नहीं करी है, कोई भी अलग नहीं है, सब एक है, अद्वैत। तो जो यहाँ पे भी वैसे ही वन की बात हो रही है, वन जो है ये सबसे ग्रेट है। तो जो वन है ये क्या कर, ये कोई चीज़ नहीं क्रिएट खुद नहीं कर रहा है, बट सारी चीज़ों का सोर्स है ये। इसी चीज़ को इसने रिलेट किया है ब्यूटी के साथ। ये ब्यूटी, जो भी ग्रेट ब्यूटी होगी उसका भी सोर्स यही द वन होगा, वो एक चीज़ जो सबसे हायर इम्पोर्टेंस की है। और आगे फिर इसी का ये रिज़ल्ट निकाला है कि इसी तरीके से जो बेस्ट आर्ट है वो भी सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल नहीं होएगा। रिप्रेजेंटेशनल जो, जैसे कि हम सेंसेस से कोई देख के कि हाँ ये देखी चीज़ एज इट इज़ बना दी, उस वैसा नहीं होगा, बट सिंबॉलिक होएगा, उन हायर रियलिटीज़ का सिंबॉलिक होगा, उनके सिंबल्स दिखने चाहिए उस आर्ट में। और वो सिंबल तभी दिखेंगे जब आर्टिस्ट ने अपने सब्जेक्ट की वननेस को पहचाना हो, है ना, उसके अंदर जो आत्मा बोल दो, या जो उसके अंदर का जो रस है सब्जेक्ट का, उसको पहचाना हो, उसके सिंबल को पहचाना हो, तभी उस आर्ट को बेस्ट आर्ट कहा जाएगा। जैसे कि सूरज जो है वो प्रकाश रेडिएट करता है ना, लाइट का सोर्स है, वो क्रिएट खुद तो नहीं कर रहा, बट वो उसका सोर्स है। उसी तरीके से ये जो है वन सारी चीज़ों का सोर्स है, सारे बेस्ट जो है ब्यूटी, उसका भी सबसे ग्रेटेस्ट ब्यूटी का सोर्स है। अच्छा, अब एक ये ग्रीक स्कल्प्टर हुए थे ग्रीक टाइम के, फिडियास, इसने ज़्यूस की जो है स्कल्पचर बनाया था। उस टाइम के आर्ट के ही कंटेक्स्ट में प्लॉटिनस ने बोला है कि फिडियास का जो ज़्यूस का स्कल्पचर है, फिडियास ने जो बनाया है, ज़्यूस उस टाइम के गॉड ही माने जाते थे, ग्रीक गॉड। तो उसने कहा है कि ज़्यूस ने फिडियास ने ज़्यूस की जो एक हायर रियलिटीज़ थी उसको ग्रैस्प किया था। ठीक है, उसने उसको इमेजिन करके तब जाके उसने वो स्कल्पचर बनाया था, ना कि किसी मॉडल को अपने सामने खड़ा किया और फिर उसको एज इट इज़ देख के बना लिया। ये रिप्रेजेंटेशनल टाइप नहीं था, और इस वजह से उसका जो स्कल्पचर है वो एक बेस्ट आर्ट का एग्जाम्पल है प्लॉटिनस के अकॉर्डिंग। इसको भी सर्च कर सकते हो तुम, फिडियास का बनाया हुआ ज़्यूस का स्कल्पचर। उसने ये इमेजिन किया कि अगर ये वननेस के रेफरेंस में इमेजिन किया कि अगर इस सारे सिंबल्स के अकॉर्डिंग अगर वो हमारे सामने होता, वो ग्रीक देवता, तो कैसा होता, उसके बेसिस पे बनाया। तो
आर्टिस्ट कैसे परसीव करता है अपने सब्जेक्ट को प्लॉटिनस की फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग। एक सबसे इसमें लेवल्स माने हैं इसने। ये सबसे ऊंचे लेवल का परसेप्शन है, ये सबसे नीचे लेवल का, सबसे हायर लेवल का है एब्सोल्यूट या स्पिरिचुअल परसेप्शन, सेकंड लेवल का है सिंबॉलिक, और सबसे निचले दर्जे का है मटेरियलिस्टिक परसेप्शन, भौतिक अनुभूति, जो कि सेंसेस से रिलेटेड है। अगर हम सिर्फ भौतिक रूप से अपने सब्जेक्ट को अनुभूत करके बनाते हैं तो ये उस टाइप का है। उससे ऊंचे दर्जे का है सिंबॉलिक, अगर हम सिंबल्स यूज़ करते हैं किसी तरीके के। और सबसे ऊंचे दर्जे सब्जेक्ट की स्पिरिट को पहचान के फिर बनाते हैं तो वो है एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल परसेप्शन। ये थे प्लॉटिनस के हमारे कंटेंट। एक और है तुम्हारा होमवर्क आज के लिए, मैंने पहले भी दिया था, ये स्कूल ऑफ एथेंस का एग्जांपल, जिसमें सेंटर फिगर्स हैं प्लेटो और एरिस्टोटल की, है ना। इसके ये सारे इसमें फिलोसफर्स हैं, सारे जो ये इसके अंदर कंपोज किया है राफेल ने। इसमें सब के सब जो फिलोसफर्स हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स में अलग अलग टाइम के हैं। कोई दूसरी शताब्दी का है, कोई 7वीं शताब्दी का है ना। ये कंटेम्प्रेरी थोड़ी हुए थे, 500 साल तो कोई जीता नहीं था। तो अलग अलग टाइम के सारे फिलोसफर्स हैं। राफेल ने इसको अपने सबको करेक्टर के अकॉर्डिंग सबको जेस्चर्स उसी तरीके से दिए हैं, जैसे प्लेटो की उंगली ऊपर की तरफ है, एरिस्टोटल की पैरेलल है सामने की तरफ। तो इसमें है, इसमें ही प्लॉटिनस भी है। उसका फिलोसफिकल मीनिंग देख के आना कि स्कूल ऑफ एथेंस में प्लॉटिनस कहाँ पे है, कौन से वाली फिगर है, और उसको उसके जेस्चर्स क्या है, फिलोसफिकल मीनिंग क्या है उसका।